राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक शहीद मंगल पांडे को उनकी बलिदान दिवस पर श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर द्वारा संचालित शहीद स्मारक रमेश नगर में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह कार्यक्रम श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें संस्था के अध्यक्ष दिनेश तंवर, महासचिव ललित सुमन, प्राचार्य प्रदीप कुमार, शिक्षकगण एवं छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने मंगल पांडे जी के जीवन, उनके साहस और बलिदान पर अपने विचार प्रस्तुत किए और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत भाषणों के माध्यम से कार्यक्रम को ऊर्जावान बनाया। सन 1857 की क्रांति अग्रदूत महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद मंगल पांडे जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमस्कार। वीरता, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान प्रतीक मंगल पांडे जी ने देश क्रांति की आंदोलन को नेतृत्व किया। अन्याय और शोषण का प्रतीक करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता सेनानी और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान जाग उठा है भारत, राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम अभियान के राष्ट्रीय संयोजक ललित सुमन ने मास्टर राजवीर शास्त्री और सुशील खन्ना को भारत माता की प्रतिमा के साथ शॉल भेंट कर सम्मानित किया। गायक मास्टर जी राजवीर शास्त्री ने वीर बलिदानियों की गाथा पर क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुति दी, जो उपस्थित जनसमूह को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर गई। वहीं सुशील खन्ना ने इस मौके पर निशुल्क श्री देव भगवत जी गुणगान मंडल की घोषणा की, जो देश भर में घूम घूम कर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के बलिदान की गाथा का प्रचार करेगा। भगत सिंह अपनी माँ को क्या कहता है, फांसी के तख्ते पर खड़ा हुआ, गांधी जी ने ली आजादी, चला चला के चरखा, आजादी को तो लाने वाले सौदा कर गए सर पर, कितने चढ़ गए फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब, क्या आजादी चरखे से आई थी? आजादी चरखे से नहीं आई, आजादी कुर्बानी से आई, आजादी बलिदान से आई। और ये सबसे पहले क्रांतिकारी ये मंगल पांडे थे, जो इस आजादी के लिए शहीद हुए। इनके बाद रानी लक्ष्मीबाई और फिर जब कितने शहीद हो गए। इन्होंने बीज बोया और वो बीज आज ये पूरा भारत और हम और आप, ये उन्हीं का बीज है। और सच पूछो तो आज हम इन्हीं की बदौलत जीवित हैं, और नहीं तो अंग्रेज हमारे, जिनके हम वंशज हैं, उनको मिटाने का संकल्प कर चुके थे। और हमारे माता पिता नहीं होते तो आज हम और आप नहीं होते। हम आज इन्हीं की बदौलत जीवित हैं, और ये स्वतंत्रता इन्हीं की देन है। धन्य धन्य वो लक्ष्मी बाई, अमर कर गई झांसी, धन्य धन्य वो लक्ष्मी बाई, अमर कर गई झांसी। मेरे स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है, हाँ, स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है, भगत सिंह की फांसी, हंस हंस फांसी पे चढ़ो जी, आन नाय छोरी अपने देश की।
सन 31-27 जनवरी इलाहाबाद के बीच चंद्रशेखर आजाद वीरो आन नाए छोड़ी अपने देश की। जलियांवाले बाग के अंदर ऊधम सिंह के पिताजी दिलावर सिंह शहीद हुए थे। जब ऊधम सिंह जवान हुआ तो ऊधम सिंह निकला हुआ जा रहा था, किसी ने टोक दिया कि इसके पिताजी भी तो जलियांवाले बाग में मारे गए थे। ये ऊधम सिंह के कानों में पहली बार आई। जवान था, माँ से पूछा और माँ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन माँ को मजबूर कर दिया। माँ ने बताया, माँ ने बता दिया तो उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली ऊधम सिंह ने कि मैं डायर को मारूंगा। रे वीर शेर के रे दर्शन करबे लंदन जुड़ गयो हाथ। रे दुश्मन के घर दुश्मन मारो, हाँ हाँ। ओ दुश्मन के घर दुश्मन मारो रे, धन ऊधम सिंह जात डायर भून के रखो जी। आन नाए छोड़ी अपने देश की, भारत शान पे मरो जी। आन नाए छोड़ी अपने देश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अतिथियों की उपस्थिति को शुभ बताया। प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों से अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया और बैंक अधिकारियों को आमंत्रित कर उनकी भूमिका को सम्मानित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल लाभार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि अधिकारियों को भी अपने योगदान पर गर्व महसूस होगा। मेरा मकसद यही है कि मेरे देश का सामान्य नागरिक वो इतना विश्वास से भरा हुआ हो। देखिए, हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ऐसा सुनते थे। नौकरी को आखिरी गिनते थे। धीरे धीरे समाज की मनस्थिति ऐसी बदल गई कि नौकरी सबसे पहला काम भाई कहीं मिल जाए, बस सेटल हो जाए, जिंदगी की श्योरिटी हो जाती है। व्यापार मध्यम ही रहा और लोग यहाँ तक पहुँच गए, खेती तो सबसे आखिरी में। इतना ही नहीं, किसान भी क्या करता है, अगर उसके 3 बेटे हैं तो एक को कहते भाई तू खेती संभालना, 2 को कहते तुम जाओ भाई कहीं रोजी रोटी कमाओ। ये अब आपको ये जो मध्यम वाला विषय है कि व्यापार को हमेशा मध्यम माना गया है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र और भारत, विकसित भारत के लिए जो संभावनाएं ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें एक वातावरण बनाना चाहिए। आप जैसे लोग जो सफल हुए हैं, आपको पता है, अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी एमएलए एमपी के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा, आपको, मेरा विश्वास है, किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा, और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। वरना किसी को लगेगा यार ले लिया है, चलो अब दूसरे शहर में चले जाए, कहाँ ढूंढता रहेगा वो बैंक वाला। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए,
33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। यानी छोटी चीज भी कितना बड़ा बदलाव लाती है। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे कई घटनाएं देखी है और उसी में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आप ही लोगों में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हाँ, देखिए देश में ऐसी शक्ति एक में नहीं अनेकों में होगी, चलो ऐसा कुछ करते हैं। देश के लोगों को साथ लेकर के देश को बनाया जा सकता है। उनकी आशा आकांक्षा परिस्थितियों का अध्ययन करके किया है। ये मुद्रा योजना उसी का एक रूप है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस सफलता को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें नई सड़कें, सीवर लाइनें और पानी की पाइपलाइनें शामिल हैं, जो बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर डीडीए, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। वर्षों से आप लोग बड़ी तकलीफ में थे। पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, पार्क की समस्या, छटाई की समस्या। इसलिए बता रही हूँ कि मेरे को सारा याद है। और सोचो कि भूल गई होंगी दीदी, एक भी चीज नहीं भूली हो। जितनी तकलीफें आप सबको है, हर एक तकलीफ को खत्म करना है। तो सबसे पहले ये जो पानी की समस्या, इस पूरे ब्लॉक में पानी नहीं आता था, लोग एक एक बाल्टी पानी को तरसते थे। अब ये पूरा नई पाइपलाइन लगने से और टैंकर यहाँ पे ठीक करने से, मोटर ठीक करने से पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है इसका समाधान हो पाएगा। और आज से ये पानी यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सुबह आपकी 6 से 8 की सप्लाई रहेगी और शाम को भी आधा पौना घंटा आपकी सप्लाई रहेगी। आप शाम को नहीं आता था, अब 2 टाइम आपका पानी आएगा। और ये जो टूटी सड़कें थी, इसमें से ये वाला जो पूरा सड़क है, ये बीच में एक और उधर 3 आपके रोड जो हैं ये आरएमसी की आज से बनी। हाँ नवीन जी, जय महोदय। अरे भाई आराम से हिलाओ, हाँ आज से शुरू कर दोगे। नारियल फोड़ो है, समझ लो आज से शुरू हो। आज से काम ये शुरू हो जाएगा। और खत्म कब तक कर दोगे भाई? हाँ 1 महीना ना, पूरा 1 महीना। 1 महीने बाद दोबारा आऊंगी फिर यहाँ। ठीक है भाई, 1 महीने में आपकी ये तीनों रोड ये खत्म हो जाएंगी, बन करके पूरी हो जाएंगी। ये रोड का काम भी हो जाएगा। और आज हमने आपका जो सेंट्रल पार्क है वो बेहद खूबसूरत बने, उसके लिए वहाँ पे बढ़िया ग्रास, अच्छी लाइट और बच्चों के झूले, ये तीनों चीजें आज हमने इनको बोल दी। जो जहाँ है वो वहाँ रहेगा, कोई इधर से उधर नहीं जाएंगी चीजें। और जरूरत होगी तो नया लगाएंगे। ठीक है, अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर पूरे भारत से आए मुद्रा योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के सामने 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले पत्र में चौंकाने वाले खुलासे हुए। शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने राजस्थान के जयपुर में अपनी कार से 9 लोगों को टक्कर मार दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात है। वर्दी भत्ते के ज्यादा लचीले वितरण की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने घोषणा की कि 3 और संगठनों जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू और कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने खुद को हुर्रियत से अलग कर लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भीषण गर्मी जारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। ऑनलाइन नकल के एक चौंकाने वाले मामले में दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रमुख मधुर वर्मा के नाम से बनाए गए फर्जी फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल कर एक व्यक्ति से कथित तौर पर 1.5 लाख रुपए ठगे गए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों पर अपना निर्णय देरी से लेने के लिए कड़ी फटकार लगाई। वक्फ अधिनियम पर वक्फ विधेयक की JPC के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बड़ा बयान दिया है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह देश का कानून बन चुका है और पूरे देश में लागू होगा। आप नेता दुर्गेश पाठक और मेयर महेश खींची ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दुर्गेश पाठक ने दिल्ली में बिजली कटौती और स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि MCD कमिश्नर ने मेयर और हाउस से बिना चर्चा किए पूरे दिल्ली वासियों पर कूड़ा उठाने का उपयोगकर्ता शुल्क लगा दिया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आप सरकार के रहते इस शुल्क पर रोक लगी थी, लेकिन अब बीजेपी मनमाने तरीके से शुल्क लगा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मेयर महेश खींची ने कमिश्नर को पत्र लिखकर इस शुल्क को तुरंत हटाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से जब से दिल्ली में आई है, पहले इन्होंने बिजली काटनी शुरू की, बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाना शुरू किया। स्कूल के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर, दिल्ली के सारे स्कूल के अंदर फीस बढ़ाना शुरू कर दिया कि MCD के अंदर जो कमिश्नर हैं वो MHA से अपॉइंट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपॉइंट करती है, LG के माध्यम से अपॉइंट होते हैं। उन्होंने परसों ना मेयर से डिस्कस किया, ना हाउस से डिस्कस किया, ना किसी पॉलिटिकल विंग से डिस्कस किया, और उन्होंने दिल्ली के पूरे दिल्ली वालों के ऊपर यूजेज चार्जेस लगा दिए। यूजेज चार्जेस क्या है कि कूड़ा उठाने का शुल्क लगा दिया कि भैया हर घर से हम 50 रुपए से लेके 250 रुपए लेंगे कूड़ा उठाने का। जब से हमारी सरकार थी हमने रोक रखा था, हमारे मेयर ने रोक रखा था, सारी चीजें कर रखी थी, लेकिन परसों आनन ठानन में ना हाउस के अंदर, MCD के हाउस होता है जहाँ पे 250 पार्षद होते हैं, वो चर्चा करते हैं किसी प्रस्ताव के ऊपर, हाउस के अंदर कोई प्रस्ताव लेके नहीं आए, मेयर को कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि मेयर, डिप्टी मेयर और लीडर ऑफ हाउस को भी मीडिया से पता चला कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकला हुआ है। कल दिल्ली के मेयर महेश खींची जी ने एक बड़ी डिटेल ऑर्डर की है कमिश्नर को कि आप ये यूजेज चार्जेस तुरंत निरस्त करें और इसको तुरंत खत्म करें। आप सबको पता है कि पिछले हाउस में हमने प्रस्ताव किया था दिल्ली के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे हाउस टैक्स को के अंदर छूट देने के लिए। वो प्रस्ताव भी अभी नोटिफिकेशन ये जारी नहीं कर रहे हैं, अपने पास वो फाइल लेके बैठे हुए हैं। उसके ऊपर भी लगातार हमारी MCD की टीम, मेयर, डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ हाउस लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उस नोटिफिकेशन को लागू करके दिल्ली वालों को फायदा दिया जाए। जैसे हमें कल पता लगा कि आयुक्त महोदय और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो ये यूजर चार्जेस लगाए गए हैं, जिसे हाउस टैक्स के साथ जोड़ा गया है कि हर साल इसको डिडक्शन करेंगे हाउस टैक्स के साथ, तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि पहले ही जनता पर इतना मार है टैक्सों का, पहले ही जनता इतनी त्रस्त है टैक्सों से, दूसरी तरफ ये इतनी महंगाई है पहले उसके ऊपर ये यूजर चार्जेस लगा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। एक तरफ जब से बीजेपी दिल्ली सरकार में आई है, दूसरी तरफ स्कूलों में जो फीस बढ़ाई जा रही है,
उससे लोग त्रस्त हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, तो उसके ऊपर ये अतिरिक्त बोझ जो देना है ये सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। हमने तुरंत इसके लिए कल ऑर्डर निकाला है आयुक्त महोदय को कि इसे जो भी आपने ये ऑर्डर पास किया है जनता पे, इसको जल्द से जल्द इसको निरस्त किया जाए, इसको खत्म किया जाए। 2016 के अंदर केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत एक कानून बनाया था कि दिल्ली की जनता से यूजर चार्ज लिए जाएंगे, लेकिन वो यूजर चार्ज कब लिए जाएंगे? वो जब लिए जाएंगे जब दिल्ली की जनता के घरों से कूड़ा उठना शुरू हो जाएगा। जो कंसेशनर है उनकी जिम्मेदारी है घर से कूड़ा उठाए और सैनिटरी लैंडफिल साइट पर भेजें। 2016 से आज तक ये अपने काम में सफल नहीं हो पाए, लगातार लगे हुए हैं, सफाई कर नहीं पा रहे, लोगों के घरों से कूड़ा उठा नहीं पा रहे और यूजर चार्ज के नाम पे उन लोगों को लूटना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कल होने जा रहा है। इससे पहले आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसपे न्याय पथ नाम से एक महत्वपूर्ण संकल्प लाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह अधिवेशन एक नई इबादत लिखेगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज जब देश में जनता और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसे समय में कांग्रेस की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। साथियों, ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये वो सरजमी है जो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये ऐतिहासिक अधिवेशन कल होने जा रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो ज़मीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे एआईसीसी के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। न सिर्फ देश में जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सहसपुर देहरादून में श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज ने अपनी
स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और विद्यालय के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए छात्रों और शिक्षकों को शुभकामना दी। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थान दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं और श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज पिछले 70 वर्षों से समाज के सभी वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावक, सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम 70 वर्ष स्थापना होने पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को विद्यालय के 70 वर्ष पूरे होने पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। 70 वर्ष पूर्व जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। उस कालखंड में विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय बनाना, स्कूल खोलना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। परंतु ऐसे समय में भी देश के कुछ महान विद्वानों ने, संतों ने और समाज के सेवकों ने न केवल समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा संस्थान स्थापित कर शिक्षा की ज्योति जलाने का कार्य भी किया। इसी क्रम में श्री गुरु राम शिक्षा मिशन द्वारा स्थापित ये विद्यालय पिछले 70 वर्षों से समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का बहुत ही अनुपम और शानदार कार्य कर रहा है। मैं इस विद्यालय को स्थापित करने वाले, उसमें अतुलनीय योगदान देने वाले पूज्य महंत श्री इंद्रेश चरणदास जी को भी आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं यहाँ के सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों को भी नमन करता हूं। अभी डॉक्टर सैनी जी बता रहे थे कि 35 वर्षों से लगातार इस विद्यालय में अपना सेवा कार्य वो कर रहे हैं, शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से बच्चों को शिक्षित कर उन्हें इस योग्य बनाया कि आज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, अनेक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। आज हमारे बीच में इसी विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर आचार्य आशीष सेमवाल जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और ये आज समाज के विभिन्न आयामों में काम कर रहे हैं। ये आज पुनर्नवा फाउंडेशन, विश्व जन जागृति मिशन, अस्तित्व फाउंडेशन जैसे सामाजिक संगठनों की स्थापना कर पूरे विश्व को योग और जागरूकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे अवगत कराया गया कि इस विद्यालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से विशेष रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से आने वाली बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं आप सभी के प्रयास समाज निर्माण का सबसे सुंदर उदाहरण है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी प्रशंसा कम है, जिसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की शक्ति रखते हैं। जब किसी मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होता है, तभी वो व्यक्ति परिवार, समाज और देश का विकास कर सकता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों का चारित्रिक विकास भी सुनिश्चित हो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।